नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश लाइव। मैं हूं कायनात अंसारी। उत्तर प्रदेश का चुनावी रण इस बार काफी दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि इस बार चुनाव में नए तेवर और नए कलेवर के साथ सियासी दल मैदान में हैं। 7 चरणों में संपन्न होने वाले यूपी के चुनाव में पहले चरण का मतदान 10 फरवरी को होगा। शुरुआत पश्चिमी यूपी से होगी। 11 जिलों शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, हापुड़, गाजियाबाद, बुलंदशहर, मथुरा, आगरा, गौतम बुद्ध नगर, नोएडा और अलीगढ़ की 58 सीटों पर चुनाव होना है। 2017 में हुए चुनाव में पश्चिमी यूपी की 58 में से 53 सीटों पर यानी 90% सीटों पर बीजेपी ने कब्जा किया था, जबकि 2 सीटें सपा और 2 सीटें बसपा ने जीती थी और 1 सीट राष्ट्रीय लोकदल के हिस्से में आई थी। लेकिन इस बार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी के सामने बड़ी चुनौतियां हैं। इस बार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी चुनौती बीजेपी के लिए किसानों का आंदोलन है। दूसरा, समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन भी बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती के तौर पर सामने है। पश्चिमी यूपी के इन 11 जिलों में सपा और राष्ट्रीय लोकदल इस बार नए समीकरणों के साथ मैदान में है। 2017 के चुनाव में समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के रास्ते अलग थे, लेकिन इस बार दोनों साथ हैं। फिलहाल किसी भी तरीके का राजनीतिक ध्रुवीकरण जैसा माहौल भी अभी बनता हुआ नहीं दिख रहा है। ऐसे में बीजेपी के लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 53 जीती हुई सीटों पर वापसी करना किसी बड़ी जंग के लड़ने से कम नहीं होगा। तो आज चर्चा होगी पश्चिमी यूपी के चुनावी समीकरणों और सियासी ध्रुवीकरण पर कि इस बार पश्चिमी यूपी में कौन सा दल अपनी विजय पताका लहराने वाला है। तो मुस्लिम और जाट बहुल इस इलाके में समीकरण जो है किस प्रकार से बनने वाले हैं। सपा और रालोद इस बार जो है गठबंधन के साथ चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। तो आज चुनावी समीकरणों के लिहाज से पश्चिमी यूपी कितना महत्वपूर्ण होने वाला है और समीकरण जो है किसकी झोली में जाकर के जीत का जो है ताज पहनाने वाले हैं, किसके सर पर जीत का ताज सजाने वाले हैं, इस पर बात करेंगे। कई मेहमान हमारे साथ इस पर बातचीत करने के लिए जुड़ चुके हैं। संजीव कपासिया हमारे राजनीतिक संपादक हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक सोनकर बीजेपी के प्रवक्ता जुड़ चुके हैं और सपा प्रवक्ता मनोज यादव हमारे साथ जुड़ गए हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता हम्माम वहीद कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। आप सभी का बहुत स्वागत है इस बातचीत में हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं चाहूंगी हमारे साथ जो हमारे राजनीतिक संपादक जुड़े हुए हैं संजीव कपासिया, वो इस चर्चा को आगे लेकर चले। जी संजीव कपासिया, ओवर टू यू। धन्यवाद कायनात। देखिए, उत्तर प्रदेश के 2022 के विधानसभा चुनावों की शुरुआत पहले के चुनावों की तरह पश्चिमी उत्तर प्रदेश से हो रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में माना जाए तो 136 सीटें हैं और 136 सीटों में भारतीय जनता पार्टी ने 2017 के विधानसभा चुनावों में 109 सीटें जीती थी। माना जाता है कि उत्तर प्रदेश जीतना है तो पहले पश्चिमी उत्तर प्रदेश से इसकी शुरुआत आपको बंपर करनी पड़ेगी और भारतीय जनता पार्टी को बखूबी पता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो उनके सियासत की जमीन रही है, जिस मुजफ्फरनगर दंगों की बुनियाद पर उत्तर प्रदेश की अखिलेश सरकार उड़ गई थी और केंद्र में 10 साल से जमी मनमोहन सरकार पूरी तरीके से ध्वस्त हो गई थी, उस पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हिस्से पर किसका कब्जा होगा, इस पर बात करेंगे। सबसे पहला सवाल समाजवादी पार्टी से ले सकते हैं। मनोज यादव हैं, बड़े तेज-तर्रार प्रवक्ता माने जाते हैं। मनोज जी, आपको क्या लगता है कि इस बार पश्चिमी उत्तर प्रदेश का क्या रुख है? क्योंकि जिस तरीके का समीकरण आपने जाट, गुजर, मुस्लिम और यादव, इन चारों बड़ी जातियों का जिनका प्रभाव माना जाता है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, गुजर को आपने 11 टिकट दिए हैं, जबकि वहीं रालोद जो जाटों की पार्टी मानी जाती है वो आपके साथ गठबंधन में है। किस तरीके का संदेश देखते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश को लेकर? देखिए, समाजवादी पार्टी ने जो समीकरण आपने बताया वो राजनीतिक रूप से निश्चित तौर पे उनकी भी अपनी जगह है, लेकिन समाजवादी पार्टी ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसानों को टिकट दिए हैं। उन किसानों को टिकट दिए हैं जिनका सम्मान छीना मौजूदा डबल इंजन की सरकार ने, जिनको अपमानित किया, परिभाषित इस तरह से किया जो आज तक इस देश में कभी किसी सरकार ने किसान को आतंकवादी, खालिस्तानी, पाकिस्तानी और पता नहीं दलाल से लेके क्या क्या किन किन शब्दों से उन किसानों को गाली दी। उन सम्मान किसानों की लड़ाई के लिए समाजवादी पार्टी ने उन किसानों के बेटों को, वो जो उनके सम्मान की लड़ाई लड़ना चाहते हैं, उनको मैदान में उतारा है। और इस सम्मान की लड़ाई को प्रथम चरण के हिसाब से राष्ट्रीय जी ने कल भी कहा है कई चैनल पे, और ये लगातार बात है कि हम लगभग 50 सीटें पहले चरण में जीतने जा रहे हैं। वहां की अस्मिता का चुनाव है, किसानों की अस्मिता का चुनाव है,
जिस तरीके से वहां लोगों को अपमानित करके और राजनीति की दशा और लेकिन मनोज यादव जी आपसे हमारा संपर्क जो है वो टूट गया है। आपकी तरफ लौटेंगे और सवाल जो है मेरे पास है आपके लिए। आपने कहा कि किसानों की अस्मिता का जो ये चुनाव होने वाला है और किसानों को ही टिकट दिया गया है, तो फिर ऐसा क्यों सामने आ रहा है कि जो उम्मीदवार मैदान में उतारे गए हैं, अनाउंस किया गया है जिनका नाम, उनको लेकर नाराजगी भी जो जाट बहुल इलाके हैं वहां से सामने आ रही है और जाट उम्मीदवार को मैदान में उतारने की बात कही जा रही है। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता दीपक सोनकर भी इस वक्त जुड़े हुए हैं। दीपक सोनकर जी, आपसे जानना चाहेंगे कि इस बार क्या लगता है कितनी बड़ी चुनौती बीजेपी के लिए होने वाली है? किसान आंदोलन यहाँ पर कितनी बड़ी चुनौती खड़ी कर सकता है? और दूसरे जो समीकरण यहाँ पर रालोद और सपा का गठबंधन जो है, ये समीकरण जो इसके बाद पैदा हुआ है, ये कितनी बड़ी चुनौती होने वाला है बीजेपी के लिए? बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बताना चाहता हूं कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अपने विकास के पथ पर लगातार बढ़ रही है, चाहे वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का क्षेत्र हो, चाहे वो बुंदेलखंड का क्षेत्र हो, चाहे वो पूर्वांचल क्षेत्र का हो, भारतीय जनता पार्टी ने संपूर्ण उत्तर प्रदेश में न जाति न धर्म देख करके गरीब व्यक्ति तक जनता का विकास पहुंचाने का काम किया। हमने गरीब को छत देने का काम किया है, हमने गरीब को बिजली का कनेक्शन देने का काम किया है, हमने गरीब को उज्ज्वला गैस कनेक्शन देने का काम किया है। जहां तक की बात पश्चिमी उत्तर प्रदेश की है, तो 2017 भी हमारे ध्यान में है। 2017 का परिणाम भी हम देखने को मिलता है कि 2017 में पहले चरण में 58 सीटों के चुनाव पर 53 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल करी थी, जनता का आशीर्वाद प्राप्त किया था। वही बात आदरणीय हमारे बड़े भाई मनोज जी हम बता रहे थे कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हमने किसानों को टिकट दिया है, तो बहुत अच्छा है बड़े भाई। आपका मैं बताना चाहता हूँ कि किसानों के जगह पर आपने वहां पर माफियाओं को टिकट दिया है, वहां पर किस तरीके से गैंगस्टर के लोगों को टिकट दिया है, किस तरीके से कैराना में करने वाले घटना के जिम्मेदार लोगों को टिकट दिया है। वहां के पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता इस बात को जान रही है। आपने अभी तक नाई दर्शन जी को टिकट दिया है कि नहीं दिया, अभी वो भी क्लियर नहीं हुआ। किस तरीके से उसमें कैराना में घटना शामिल होने वाले ऐसे व्यक्ति को भी गठबंधन ने उम्मीदवार बनाया है। आज बार वहां की जनता इस चीज को स्वीकार कर रही है। दीपक जी सवाल सबसे बड़ा ये है, दीपक जी सवाल बड़ा ये खड़ा होता है कि आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश में विकास पर चुनाव लड़ रहे हैं या पलायन पर? आप हिंदुत्व पर चुनाव लड़ रहे हैं या जनता के मुद्दों पर? ये जवाब देना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी को। निश्चित रूप से संजीव जी, भारतीय जनता पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में विकास पर चुनाव रही है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर जयवर एयरपोर्ट को बनाने का शिलान्यास उद्घाटन किया, तब तक का निर्माण चल रहा है, हमें उससे बड़ा उत्तरदान पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए नहीं है। जिस तरीके से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 2017 से पहले गन्ना चीनी मिलों को बंद करने का काम किया गया, वही हमने 3 चीनी मिलों को वहां नवीनीकरण विस्तारण करने का काम किया है। हमने जहां तक की बात गन्ना किसान के भुगतान की आती है, तो 2012 से 17 तक केवल 96,000 गन्ना किसानों को 96,000 लाख रुपए गन्ना किसानों का भुगतान किया गया। उन्हीं गन्ना मंत्री का लोग विरोध कर रहे हैं, उन्हीं वही गन्ना मंत्री अपने सजातीय लोगों को कायनात वही गन्ना मंत्री सुरेश राणा जब अपने क्षेत्र में अपने सजातीय लोगों को मनाने समझाने जाते हैं तब लोग उनका विरोध करते हैं। और फिर जब आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दीपक विकास की बात कर रहे हैं, दीपक सवाल तो लीजिए, जब आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश में विकास की बात कर रहे हैं तो फिर आखिरकार गृह मंत्री अमित शाह को कैराने में जाकर पलायन की बात करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? देखिए, हम पलायन की घटना को भी भूल नहीं सकते संजीव जी, और पलायन की घटना में जिम्मेदार लोगों का आज प्रत्याशी बनाया गया है, वो भी हम नहीं भूल सकते। आज कैराना में घटना में शामिल होने वाले व्यक्ति को जब 2017 में उनको मुख्यमंत्री आवास पर दावत खिलाई जाती थी, वो भी हम नहीं भूल सकते। आज जनता भी उसका जवाब देने को तैयार खड़ी है। और निश्चित रूप से जिस तरीके से 2017 में पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता ने जवाब दिया था, तो 2022 में भी निश्चित रूप से जनता उस बात का जवाब देने जा रही है। मनोज भी तैयार है आपकी बात का जवाब देने के लिए। मुस्कुरा भी रहे हैं आपकी बातों को सुनकर के और शायद वो कुछ कहना भी चाह रहे हैं। हाँ, कायनात जवाब लेते हैं मनोज से। मैं बड़ा हतप्रद हूँ जो कैराना शामली में जिस तरीके से मृगांका सिंह ने कहा कि पलायन यहाँ का मुद्दा नहीं है, जो वहां से के बड़े नेता बीजेपी के हुकुम सिंह जी की बेटी हैं, और उन्होंने कहा डेवलपमेंट पे हम यहाँ पे चुनाव लड़ेंगे, उनको टिकट मिला है। और अमित शाह गृह मंत्री हैं, वो आके कहते नहीं पलायन मुद्दा है, और ये हमारे दीपक सोनकर भी कह रहे हैं पलायन मुद्दा है। तो समझा, जिसको लड़ना है वो पलायन से भाग रहा है, जिसको चुनाव वहां नहीं लड़ना है वो पलायन चिल्ला रहा है।
अरे इसीलिए तो आपके विधायक कूटे जा रहे हैं, आपके मंत्री, आपके सांसद कूटे जा रहे हैं, क्योंकि जो ये कंट्रोडक्शन वाली बातें आप कर रहे हो ये निश्चित तौर पे उन प्रत्याशियों के लिए गड़बड़ कर रही हैं। तो कृपया करके टीवी चैनल पे उतना ही बोलो जितना आपके प्रत्याशी को सूट करे। वो मत बोलो कि सूट करना चाहिए था वो दिल्ली और पश्चिम बंगाल में, वो वहाँ कैराना में नहीं सूट करेगा मुद्दा। मनोज भैया, मनोज जी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता ये भूलने वाली नहीं है। लेकिन किस तरीके से मनोज, दो भाइयों की हत्या कर दी गई, मनोज, समाजवादी पार्टी को भी, मनोज, विरोध किया तो उस पर हत्या दीपक जी सवाल पूछने दीजिए भाई। दीपक जी सुन लीजिए। दीपक जी आपको पूरा मौका मिलेगा। दीपक जी आपको पूरा मौका मिलेगा। मनोज, क्या समाजवादी पार्टी को भी अपना आत्ममंथन करने की जरूरत नहीं है? आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष लखनऊ में है, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में घर घर जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह कैराना में घर घर पर्चे बांट रहे हैं। आप जो चुनाव प्रचार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है, क्या आपको नहीं लगता कि आप पिछड़ रहे हैं? नहीं, समाजवादी पार्टी निश्चित तौर पे और गठबंधन के जो हमारे साथी हैं सभी मिलकर चुनाव की पूरी तैयारी से लगे हुए हैं। लेकिन चुनाव आयोग को अगर मैं कोई शब्द कहूं तो आप भी कहेंगे कि आप राजनीतिक दलों के चुनाव आयोग जो स्वतंत्र संस्था है उस पर सवाल क्यों उठा रहे हैं। अगर अखिलेश जी यहाँ अपने कार्यालय ये खबर पास सब दिखाता है तो वहां पे तब तो एफआईआर हो जाती है 2500 लोगों पे। लेकिन अमित शाह अगर 2000 लोगों को लेके गली घूम रहे हैं बिना मास्क लगाए, उन पे चुनाव आयोग पता नहीं किस धृतराष्ट्र दृष्टि से अब तक नजर ही नहीं पड़ी। तो चुनाव आयोग से भी मैं बड़े निवेदन से कह रहा हूँ, धृतराष्ट्र शब्द का जरूर मैंने प्रयोग किया है, लेकिन इस तरह अगर आप चुनाव लड़ाओगे तो निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश की जनता बेकाबू हो जाएगी। आपको बता दें हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता हम्माद वहीद भी जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आपका हम्माद वहीद हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। आप बहुत देर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन बातचीत जारी थी, इस कारण आपका इंट्रोडक्शन जो है थोड़ी देरी से करवाया गया है, लेकिन आपकी तरफ भी आएंगे। पश्चिमी यूपी जो है, मैं चाहूंगी हम्माद वहीद इसका जवाब दे, पश्चिमी यूपी कांग्रेस के लिए कितनी बड़ी आस जगाता है? क्या लगता है कांग्रेस क्या अपनी सियासी जमीन यहाँ पर बना पाएगी, खोज सकती है? जी कायनात, हम ये भी बता दें कि इनके पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 2 विधायक थे, दोनों पार्टी छोड़ चुके हैं। इमरान मसूद बड़े कांग्रेसी चेहरा थे, वो भी जा चुके हैं। अब वर्तमान में जो स्थिति है कांग्रेस के लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, वो किस तरह की? हम्माद एक मिनट जी। वादे का क्या हुआ? उत्तर प्रदेश एक युवा प्रदेश है और आज को रोजगार के नाम पर लाठियां मिल रही। सवाल सबसे बड़ा ये है, उत्तर प्रदेश के युवा रोजगार देने का वादा किया। अरे आप तो अपने लोग नहीं रोक पा रहे हैं वहीद मियां, आप अपने लोग नहीं रोक पा रहे हैं। आप जनता की लड़ाई क्या लड़ेंगे? इमरान मसूद चले गए, आपके सैनी जो सहारनपुर से विधायक थे वो नरेश सैनी चले गए, आपके दूसरे एमएलए थे वो चले गए। आप बखूबी समझते होंगे कि राजनीतिक पार्टियां में और जब चुनाव आता है तो बहुत सारे नेता, चाहे वो समाजवादी पार्टी को, भारतीय जनता दल बदलू नेता अपने, ठीक है, लेकिन हम्माद वहीद यहाँ ये नहीं कहा जाए कि कांग्रेस जो है एक लड़ाई जो अभी शुरू भी नहीं हुई है, उसे शुरू होने से पहले ही हार गई है, क्योंकि प्रियंका गांधी का ये कह देना कि चुनाव के बाद में कांग्रेस किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन करने को तैयार है, सरकार बनाने में मदद करेगी, लेकिन बीजेपी के साथ नहीं जाएगी। ऐसे में कैसे इस बयान को देखा जाए कि क्या पहले से ही हार मान ली है अभी तक? राजनीतिक पार्टी और राजनीतिक पार्टी अपने जो उसूल है जो कांग्रेस पार्टी को, उसको लेकर किसी भी सरकार से चुनाव, किसी भी पार्टी से चुनाव से या पहले या चुनाव के बाद गठबंधन कर सकती है, जिसका संकेत प्रियंका गांधी ने कहा। लेकिन हमारा जो मुद्दा है वो क्लियर है। हम उत्तर प्रदेश के युवाओं के रोजगार की बात करते हैं। अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय कुसुमदास जेवर एयरपोर्ट की बात कर रही थी, जो एयरपोर्ट बना ही नहीं, जिसे चीन का जो एयरपोर्ट है उसका फोटो लगाना पड़ा। अगर इन लोगों ने 5 साल काम किया होता तो अमेरिका की फैक्ट्री का फोटो, कभी आंध्रा के डैम का फोटो, कभी चीन के एयरपोर्ट का फोटो लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। और मैं आपको बताता चलूं, ठीक है वहीद मियां, वो जनता आपके मुद्दों को कितना समझेगी ये चुनाव तय कर देंगे। ये है, और गृह मंत्री जी जिसकी वकालत कर रहे हैं, 7 साल तक क्यों नहीं किए? अभी सपा के प्रवक्ता मनोज यादव कह रहे थे कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो उनका गठबंधन दल है रालोद,
उसके सहारे वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश जीतने की बात कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि रालोद पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट वोटर बैंक पे इतना प्रभावी है? क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश का गुर्जर वोट समाजवादी पार्टी और लोकदल के गठबंधन की तरफ झुका है? क्योंकि जिस तरीके से पूरे क्षेत्र में आप देखिए गुर्जर समाज को 11 टिकट दिए गए हैं, तो कहीं ना कहीं एक संदेश देने की कोशिश कि जिस तरीके से मिहिर भोज का मामला हुआ दादरी में, और एक अंडर करंट गुर्जर समाज में भी है, जाट समाज में भी है, क्या इसका आपको नुकसान उठाना पड़ेगा? और वो भी ऐसे हालात में मैं आपको इसमें ऐड ऑन कर दूं संजीव कि जब यहाँ पर समाल खास जो एक विधानसभा क्षेत्र है, वहां पर जो प्रत्याशी यहाँ पर उतारा गया है रालोद की तरफ से, उसका विरोध शुरू हो गया है कि वहां से आपने जो चेहरा उतारा है उस चेहरे को बदल करके किसी जाट चेहरे को उतारना था, और अगर ऐसा नहीं होता है तो वोट शिफ्ट हो जाएगा बीजेपी की तरफ। जी मनोज जी। जी मुझे लगता है मुझसे सवाल ये सवाल कायनात दीपक जी से था, दीपक से था। दीपक जी मुझसे जवाब था, तो संजीव जी, और मुझे लगता है संजीव जी का जवाब कायनात जी ने ऐसी शब्दों में मिल गया है कि जिस तरीके से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आरजेडी के गठबंधन में ही हमको देखने को मिल रहा है कि वहां का जाट समाज किस तरीके से उसकी प्रत्याशियों का विरोध कर रहा है। चाहे वो मथुरा की बात ले लो, चाहे वो बागपत की बात ले लो, चाहे वो मेरठ की बात ले लो, वहां किस तरीके से बड़े बड़े क्षेत्रों में वहां किस प्रत्याशी को लेकर के उनके समाज में ही खुद आंदोलन और प्रदर्शन चल रहा है। तो वहां का समाज तो जान रहा है कि किस तरीके से आरजेडी के गठबंधन ने जैसे माफियाओं को, गुंडाओं को टिकट देने का काम किया है, इसलिए उनका विरोध कर रहा है। तो इसलिए वो जान रहा है कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिनने 4.5 वर्षों के अंदर कैराना के अंदर पलायन करने वाले लोगों को विश्वास जताते हुए वापस आने का काम किया। आज वो अपना भरभरा करके व्यापार कर रहे हैं, और उन पर किस तरह, संजीव जी थोड़ा सा हमको समझना पड़ेगा कि जिस तरीके से ये जो उसी घटना को करने वालों को वहीं पर उम्मीदवार बनाने का काम किया गया है, तो ये उनके जख्मों पर नमक छिड़कने का काम किया गया है, उनके जख्मों को कुरेदने का काम किया है, और इस जख्म को भरने का काम 2022 में लगातार वहां के लोग करने वाले हैं। पुनः भारतीय जनता पार्टी को जीत का आशीर्वाद देने वाले। आप बड़े काबिल प्रवक्ता हैं, आप अपनी बात बड़ी बेबाकी से रखते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 136 सीटें हैं। आपको क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जिसने पिछली बार 109 सीटें जीती थी, कितना आपको अंदाजा है कितनी सीटें जीतेंगी? संजीव जी, मैं एक पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात मैंने बताया ना, पूरे संपूर्ण उत्तर प्रदेश की बात है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, आदरणीय मुख्यमंत्री योगी मुझे लगता है कि आप मेरे सवाल का जवाब देंगे दीपक। मुझे लगता है कि आप मेरे सवाल का, मैं आपके सवाल के जवाब पर आ रहा हूँ। दीपक जी, हालात बदल चुके हैं, पहले से अब काफी जुदा हैं। उनके नेतृत्व में हमने 4.5 वर्षों के अंदर उत्तर प्रदेश का मॉडल बदला है, उत्तर प्रदेश को देश का नंबर 1 प्रदेश बनाया है, उत्तर प्रदेश को हमने उत्तम प्रदेश बनाया है। उसी उत्तम प्रदेश के बल पर, उसी विकास के बल पर, न जाति को न धर्म को, हमने हर वर्ग को नेतृत्व देने का काम किया। हमने हर जाति को, हर धर्म को नेतृत्व माने उसको विकास की योजना से जोड़ने का काम किया। उसी विकास की योजना के बल पर हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश क्या, बुंदेलखंड क्षेत्र क्या और पूर्वांचल क्षेत्र क्या, पूरे संपूर्ण उत्तर प्रदेश में निश्चित रूप से पुनः बहुमत के साथ 2022 में क्या दीपक जी दीपक जी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आप जेवर के एयरपोर्ट का जिक्र करते हैं। क्या आप मेरे दर्शकों को ये समझा पाएंगे कि जेवर एयरपोर्ट जिस जेवर विधानसभा में आता है, उस पर लड़ाई किस तरीके की है, जहां आपका रोल मॉडल है विकास का जेवर विधानसभा? क्या आप बता पाएंगे कि जेवर जो विधानसभा है उस पर किस तरीके का सियासी समीकरण वर्तमान में है? देखिए संजीव जी, लगातार जिस तरीके से वहां जेवर एयरपोर्ट के अंदर एक बड़ा चीज खड़ा हो रहा है, और वहां के लोग किस तरीके से उसमें औद्योगिक क्षेत्र से जुड़ रहे हैं, किस तरीके से हम वहां रोजगार के क्षेत्र से जुड़ रहे हैं, किस तरीके से देखने को मिल रहा है कि वहां का कितना राह आसान हुई है, माने कितना वहां व्यापारीकरण आज बढ़ने जा रहा है। तो उसी को देखते हुए इस बार चुनाव होने वाला है उस क्षेत्र में, और निश्चित रूप से इसी के मुद्दे पर वहां चुनाव होगा और निर्णय भी जनता इसी मुद्दे पर करने वाली। जी संजीव, मैं चाहूंगी जो सवाल मैंने यहाँ पर किया था मनोज जी उसका भी जवाब दे दें। मनोज जी, बीजेपी के लिए तो हो सकता है कि चुनौतियां जो हैं काफी बड़ी होने वाली हैं, लेकिन क्या ये रालोद और सपा गठबंधन के लिए भी अब बड़ी चुनौती नहीं बनता जा रहा है जिस तरीके से प्रत्याशियों को उतारा गया है मैदान में? देखिए 136 सीटें जो पश्चिम की हैं
और सबसे बड़ी बात है कि जब गठबंधन में चुनाव होता है तो सारे कार्यकर्ता, सारे प्रत्याशी ये पूरी कोशिश करते हैं कि उनको टिकट मिले या उनकी इस विधानसभा सीट से अमुक व्यक्ति को लड़ना चाहिए। आप सिवाल खास की बात कर सकती हैं, कोई एक और सीट की बात कर सकता है, लेकिन ओवरऑल जब देखेंगे अगर कहीं पे कंफ्यूजन है या वोटर को प्रॉब्लम है या कैंडिडेट नापसंदगी है, तो जहां तक ऑप्शन है राष्ट्रीय नेतृत्व, चाहे वो आरएलडी का हो या समाजवादी पार्टी का हो, हम उनको बैलेंस करने का काम लगातार हम ये करते जानना आ चाह रहे हैं। हैं ऐसा इस बार क्या करिश्मा होने वाला है कि जिस रालोद को 2017 के चुनाव में सिर्फ एक सीट मिली थी, उस रालोद के साथ गठबंधन करके आप ये मान रहे हैं कि ये जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, यहाँ से आप बड़ी संख्या में जो है सीट अपने पाले में करने वाले हैं। देखिए, एक कहावत आपने सुनी होगी कि कोई मारता है कोई बचाता है। ये जो विपक्ष है मौजूदा समाजवादी पार्टी और गठबंधन दल, ये बचाने वाले लोग हैं और ये हत्या करने वाले लोग हैं। किसानों पे थार गाड़ी चढ़ाने वाले लोग हैं और किसानों को, मजदूरों को, नौजवानों को उनके हक अधिकार छीनने वाले लोग हैं। तो समाजवादी पार्टी का सबसे बड़ा चमत्कार यही है कि जो जनता अपने अधिकारों की रक्षा करना चाहती है, वो आरएलडी, समाजवादी पार्टी और जो हमारे गठबंधन के घटक दल हैं, उन सब के सहयोग से हम लेकिन बचाने का काम मनोज करेंगे। भाई, जो बचाने का मनोज काम भाई, जी माफियाओं को, गुंडों को, जिनके खिलाफ मुकदमे हैं, उनको आपको टिकट देने की जरूरत क्या है? नाहिद हसन को आपने पहले टिकट दिया, फिर बदलना पड़ा। आपने लोनी में मदन भैया को टिकट दिया, माफिया माने जाते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था भी एक बड़ा मुद्दा है और इस पर भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता वोट डालने जा रही है 10 फरवरी और 14 फरवरी को। क्या आपको लगता है कि समाजवादी पार्टी से टिकट वितरण में इस मामले में कहीं कोई चूक हुई है? मनोज जी से लगता है हमारा संपर्क इस वक्त टूट गया है, उनका ऑडियो म्यूट हो गया है। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता भी हम्माम वहीद भी काफी देर से जुड़े हुए हैं और काफी इस वक्त शांत बैठे हुए हैं। मैं चाहूंगी एक बार फिर से जरा हम्माम वहीद बताएं कि वो कैसे देख रहे हैं, कांग्रेस की स्थिति कितनी मजबूत है? क्या सीधी टक्कर यहाँ पर ये मान ली जाए इस बार जो है रालोद एसपी गठबंधन और बीजेपी के बीच होने वाली है, या कांग्रेस भी कहीं मैदान में है? 2017 कायनात के इनसे ये बाद भी पूछिए कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ कि थीम गर्ल, वो भी 2017 छोड़िए वो इनके क्यों साथ। बीजेपी में शामिल हो गई? जनहित के मुद्दों को लेकर कांग्रेस पार्टी ने, चाहे वो युवाओं का मुद्दा हो, किसानों का मुद्दा हो, हमारी नेता श्रीमती प्रियंका गांधी ने लड़ने का काम किया। उस समय जब और पार्टियां महिलाओं का सहारा लिया तो कांग्रेस पार्टी सड़क से लेकर सदन तक लड़ने का काम कर रही। हमारे 18,000 से ज्यादा कार्यकर्ता। अरे भाई वहीद साहब, भारतीय जनता पार्टी तो कहती है आपके नेता घटनाओं के नेता है। कासगंज में घटना होती है तब आ जाती हैं, लखीमपुर में घटना होती है तब आ जाती हैं, गोरखपुर में घटना होती है तब आ जाती हैं। उत्तर प्रदेश के लोगों के सुख दर्द में शामिल हुई है ना। चलेगी। आज जिस पलायन की वकालत कर रहे हैं गृह मंत्री जी, उत्तर प्रदेश के युवाओं के पलायन के बारे में क्यों सोच रहे हैं? कोरोना काल में मुंबई से कांग्रेस पार्टी कहाँ खड़ी थी? आपने क्या किया? आपने क्या किया पलायन रोकने के लिए? कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस पार्टी ने विधान भर्ती 12 लाख जो वैकेंसियां खाली है, पुलिस में से लेके, प्राइमरी शिक्षक से लेके और दूसरे सरकारी डॉक्टर से लेके, उसे बड़े बड़े वादे करके आपको लगता है उत्तर प्रदेश में सरकार लेंगे? दीपक जी क्या आपको लगता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी जो टिकट दिए हैं वो माफियाओं को जो आरोप उन पर लग रहे हैं, किस तरीके से देखते हैं? उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए होगा। उत्तर प्रदेश के युवाओं की बिल्कुल आप बात जरूर कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कथनी और करनी में अंतर साफ दिखाई दे जाता है। जब आपकी पोस्टर गर्ल ही लड़की हूँ लड़ सकती हूँ जिसे पोस्टर गर्ल बनाया गया था, वही खुद बीजेपी में शामिल हो गई है। कई तरह की आरोप यहाँ पर कांग्रेस पर मत दिए, यहाँ पर तो संदेश जो होना चाहिए था, दिया जाना था, वो काफी उलट चुका है, वो काफी पलट चुका है। जिन्हें श्रम कार्ड बांधने की जिम्मेदारी दी गई थी, वो लास्ट टाइम पे पार्टी छोड़ के चले आते, उसमें भारतीय जनता पार्टी को क्यों साफ सूख जाता है? अरे ठीक है वहीद, आपको तय कर देगी भाई। 10 मार्च आपको बताएगा कि आपने कितनी मेहनत की है। 10 मार्च आपको बताएगा। बिल्कुल संजीव, हमारे पास वक्त बहुत कम बच गया है, तो मैं चाहूंगी जल्दी से हम सभी से उनकी जो है अंतिम प्रतिक्रिया यहाँ पर ले लें। जी हाँ, मुझे लगता है कि मनोज जुड़ गए, मनोज से सवाल ले लें जल्दी से। मनोज, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिस तरीके के आरोप आप पर लगे कि आपने माफियाओं को, गुंडों को, अपराधियों को टिकट दिया है,
आपने नाहिद हसन का टिकट पहले दिया, फिर उनका काट के उनकी बहन को दिया। आपने लोनी में मदन भैया को टिकट दिया, माफिया माने जाते हैं, तमाम मुकदमे उनके ऊपर हैं। सबसे दागी वो इस आरोप का जवाब कैसे देंगे आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता को? 114 भारतीय जनता पार्टी के विधायक सुरेश राणा की बात करें, अगर संगीत सोम की बात करें, और बीजेपी के दर्जनों विधायक मंत्री पश्चिम उत्तर प्रदेश में जिनपे गंभीर मुकदमे हैं, आपराधिक प्रवृत्ति के वो हैं। हमने और समाजवादी पार्टी ने पूरी तरीके से गठबंधन ने तय किया जिसपे जो मुकदमे हैं वो न्यायालय में है, और जनता के बीच में जो प्रत्याशी जा रहे हैं, जनता तय करेगी कौन अपराधी है कौन अपराधी नहीं है। लेकिन अगर हमारा कोई व्यक्ति विधायक जाता है नामांकन करने के लिए और पुलिस उसको गिरफ्तार करती है और बीजेपी के विधायक के लिए बहुत बहुत अपराधी को अपराधी तय करना अदालत का काम है। दीपक सोनकर जी, संजीव जी जल्दी से चाहूंगी दीपक सोनकर जी से भी उनका पक्ष ले लेते हैं, आखिरी प्रतिक्रिया उनकी। जिस तरीके से बात है, मैं बताना चाहता हूं कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने विकास के मुद्दे के साथ ही 2014 में भी जनता का आशीर्वाद प्राप्त किया, विकास के मुद्दे के साथ ही 2017 में भी हाँ या ना में मैं ये चाहूंगी आप बताएं कि इस बार लड़ाई कड़ी और बड़ी दिखाई दे रही है, बीजेपी को भी चुनौती बड़ी है इस बार। कोई चुनौती नहीं है, निश्चित रूप से जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अपने विकास के बल को उत्तर प्रदेश की जनता के बीच में रखा है, कोई भी टक्कर में नहीं है, और 80-20 का बंटवारा है। 80% चलिए मैं जल्दी से चाहूंगी संजीव जी जल्दी से आप बता दें क्या लग रहा है, अभी पूरी जो चर्चा हमने यहाँ पर की है कि इस बार जो है पश्चिमी यूपी किस तरह का नतीजा देने वाली है राजनीतिक दलों को? जी कायनात, बिल्कुल देखिए पश्चिम उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था एक बड़ा मुद्दा है। मुझे लगता है पलायन भी कहीं ना कहीं प्रभावी रहेगा, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा किसान आंदोलन का है, रालोद का है, गुर्जर समाज का है, क्योंकि जाट और गुर्जर पश्चिम उत्तर प्रदेश में ऐसी जातियां मानी जाती हैं कायनात जो किसी भी पार्टी तो की ये कहा जा सकता है कि इस बार जो किसान मुद्दा है वो हावी रहने वाला है इस बार के चुनाव पर। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए, और हमारे राजनीतिक संपादक संजीव कपासी हमारे साथ जुड़े, बहुत उनका भी शुक्रिया। तो प्रदेश की सियासी हवा लगातार गर्माती जा रही है, मतदान की तारीख नजदीक आने के साथ ही चुनावी सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं। ऐसे में राजनीति की बड़ी प्रयोगशाला कहे जाने वाले पश्चिमी यूपी में किसान आंदोलन का मुद्दा तमाम दूसरे फैक्टर्स पर कितना हावी रहता है और किस दल के सिर वेस्ट यूपी से जीत का सेहरा सजता है, ये 10 मार्च को नतीजे आने के साथ ही साफ हो जाएगा। लेकिन एक चीज तो साफ है कि इस बार पश्चिमी यूपी का चुनावी रण सभी दलों के लिए अवसर और चुनौतियों से भरा हुआ साबित होने वाला है। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहे खबर फास्ट। नमस्कार।